नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ है मेरे सहयोगी आयुष और पीछे आपको दिखाई दे रहा है टीम में टेंशन है। कौन सी टीम में टेंशन है ये खिलाड़ियों के चेहरे देख के भी आपको समझ में आ गया होगा। और टेंशन इस बात की भी है कि पहले टेस्ट मैच में हार के बाद दूसरा टेस्ट मैच पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच आज से शुरू होना है। मजेदार बात यह है कि इस सीरीज पर वैसे तो ज्यादा फोकस नहीं था, ज्यादा निगाहें नहीं थी, लेकिन जब बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 10 विकेट के अंतर से हरा दिया तो उसके बाद जो बवाल और सवाल उठे हैं, इसलिए यह टेस्ट मैच भी खासा चर्चा में आ गया है। टेस्ट मैच अभी शुरू नहीं हो पाया है, उसी से बातचीत शुरू करते हैं और फिर धीरे धीरे बताएंगे कि आखिर टीम में टेंशन क्यों है। पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश दूसरा टेस्ट मैच आज से शुरू होना है, जिसकी जानकारी हमने आपको शुरुआत में दी। रावलपिंडी में ही खेला जाना है सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच। बारिश की वजह से मैच में अड़चन तय है, समय से टॉस नहीं हो पाया, मैदान में अभी पानी है और पहले टेस्ट में हार के बाद मुश्किल में पाकिस्तान की टीम है और टीम में जो टेंशन है वो तो अलग है। तो कुल मिलाजुलाकर कुछ भी अच्छा होता दिखाई नहीं दे रहा है पाकिस्तान की टीम के साथ, चाहे वो नतीजे की बात कर लें, चाहे वो मौसम की बात कर लें, चाहे खिलाड़ियों के आपसी संबंध की बात कर लें और चाहे फिर पीसीबी यानी जो पेरेंटल बॉडी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उससे टीम को मिलने वाले सहयोग की बात कर लें। अच्छा कुछ नहीं हो पा रहा है। इसी से शुरुआत करते हैं आयुष, और जब बताएंगे अभी थोड़ी देर में कि टीम में टेंशन है तो वो टेंशन क्यों है, लेकिन अच्छा होता तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल सर, किसी तरीके से नहीं। और जसन गिलेस्पी साहब आते हैं मैच के पहले और कुछ बोल के जाते हैं कि भाई किस तरीके से मुकाबला चलेगा या क्या पाकिस्तान की सोच है, और उससे समझ में आता है कि क्लैरिटी नहीं मिली सर, क्लैरिटी नहीं मिली। शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट कर दिया गया है। टेंशन जिसकी आप बात कर रहे हैं सर, मैच शुरू हो, मैच के बाद ये लोग क्या करते हैं ये तो बहुत बात की बात है। मैच के पहले ही ऑलरेडी मुझे लगता है कि ये जो टीम है ये पूरी तरीके से अंडर प्रेशर आ चुकी है और इस पे कहीं ना कहीं नजरें लगातार सबकी बनी हुई हैं, क्योंकि अपने घर में हारना और बुरी तरीके से हारना और उसके बाद कमबैक, मतलब कोई भी पॉजिटिव साइन एज ऑफ नाउ इस टीम के पास नहीं है। मतलब अगर इकलौता पॉजिटिव आप कहें तो वो है कि मोहम्मद रिजवान ने पिछले मैच में रन बनाए हैं, इसके अलावा कोई पॉजिटिव टीम के पास है नहीं। खोज रहे हैं लगातार पॉजिटिव्स, वही है, प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया के सामने कि हाँ एवरीथिंग इज फाइन, ऑल इज ओके, बट एक्चुअली द पॉइंट इज कि नथिंग इज ओके। इस टीम में यूनिटी नहीं है, ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब है, खिलाड़ियों को इनसिक्योरिटी है। शाहीन शाह अफरीदी को आप कितना भी बोल लीजिए, लेकिन ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस कि उनको रेस्ट करा दिया जाएगा। ना चोटिल है ना कुछ है, उसके बावजूद कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है सर। मैच में क्या करते हैं वो तो बहुत बात की बात है, मैच के बाहर जो चीज़ें चल रही हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत खतरे की बात है। बिल्कुल, और कई बार होता यह है कि आप सोचते कुछ और है, होता कुछ और है। बहुत फटाफट बताता हूं आपको हुआ क्या है पाकिस्तान के साथ। इस सीरीज के शुरू होने से पहले पाकिस्तान की टीम की यह ख्वाहिश थी, ये चाहत थी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की रेस में वो बने रहें। इसके लिए जरूरी था कि बांग्लादेश से जो ये 2 टेस्ट मैच की सीरीज थी वो दोनों टेस्ट मैच जीत लिए जाएं। अब इसको जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ चाल चलनी पड़ेगी। तो चाल ये चली गई कि एक काम करते हैं, रावलपिंडी में एक फास्ट विकेट बनाते हैं और फास्ट विकेट ऐसी बनाते हैं कि उस पर 28 साल में पहली बार पाकिस्तान ने, इससे भी आपको समझ में आ जाएगा, 28 साल में पहली बार पाकिस्तान ने एक भी स्पिनर नहीं खिलाया, 4 के 4 तेज गेंदबाज उतार दिए मैदान में और पाकिस्तान टेस्ट मैच हार गया। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि अब जो आज से टेस्ट मैच शुरू हो रहा है वो बहुत दिलचस्प हो गया है। बारिश की बात हम आपको बता चुके हैं। बारिश के बाद आप इसको इस तरह से समझिए कि अभी भी बारिश के आसार वहां पर लगातार बने हुए हैं, और अब अगर मान लेते हैं बारिश की वजह से ये टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाता है तो सीरीज कौन जीतेगा? सीरीज बांग्लादेश जीतेगा। यानी बांग्लादेश के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि उसने पाकिस्तान को हराया है, और अब कहीं खुदा ना खास्ता उसने मौसम का थोड़ा सा साथ हासिल कर लिया तो ये मैच ड्रॉ हो जाएगा, तो वो सीरीज भी जीत जाएगा। हालांकि जो हौसले होंगे आयुष, जब आप 10 विकेट से किसी टीम को हराते हैं, उसके घर में हराते हैं, और आपको ये पता है कि इस टीम में मतलब अंदरूनी कलह मची हुई है, हर खिलाड़ी एक दूसरे की मतलब गिरेबान में हाथ डालने को तैयार है, तो फिर आप मौसम का साथ और दिस और दैट क्यों, आप तो कहेंगे हम दूसरा टेस्ट मैच भी जीतने के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जीतने के लिए जा रहे हैं सर, और बांग्लादेश के पास इससे अच्छा मौका शायद हो ना हो, आपको नहीं पता, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब इतिहास में ये टेस्ट सीरीज
लिखी जाएगी तो शायद ये नहीं लिखा जाएगा कि भाई पाकिस्तान की टीम में इतनी कलह चल रही थी ड्रेसिंग रूम में। क्या एट द एंड ऑफ द डे स्टैट्स में, रिकॉर्ड्स में वो स्कोरबोर्ड दिखाए जाएंगे कि भाई किसने कितने रन मारे और कौन कितना मुकाबला जीत चुका है। तो इस सीरीज में कहीं ना कहीं इससे बेहतर मौका, जो कहते हैं कहावत है बड़ी पुरानी कि भाई लोहा गर्म है हथौड़ा मार दो, मुझे लगता है बांग्लादेश की टीम के लिए ये चीज बिल्कुल एप्ट बैठती है सर कि लोहा गर्म है। पाकिस्तान की टीम में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, गेंदबाजी उनकी ठीक नहीं है, बल्लेबाजी उनकी लगातार उस पर सवाल उठ रहे हैं, फील्डिंग में शुरू से सवाल रहा है, यूनिटी नहीं है खिलाड़ियों में, ग्राउंड पे भी नहीं दिख रही है, कोई कंधे पे किसी को रख के कुछ बात कह रहा है तो कंधे से हाथ हटा दिया जा रहा है। इस तरीके की जब हरकतें होती हैं, एक आपका जो प्राइम फास्ट बॉलर है जिसको एक टेस्ट मैच पहले तक आप नंबर 1 इन द वर्ल्ड बोलते थे, बेस्ट इन द वर्ल्ड बोलते थे कि भाई उनसे बेहतर आपके हिसाब से तो ऐसा था कि वसीम अकरम और वकार यूनिस जो आपके अपने देश के इतने बड़े बड़े गेंदबाज पैदा हुए हैं, शायद उनसे भी बेहतर है शाहीन शाह अफरीदी। आपने इस तरीके का एक ऑरा क्रिएट कर दिया था और अचानक से एक टेस्ट मैच बाद आप उनको रेस्ट कर देते हैं। तो बिल्कुल ये चीजें समझ से परे हैं और पाकिस्तान को ये चीजें बहुत समझने की जरूरत है। लेकिन बांग्लादेश के लिए सर एकदम सिंपल रहने वाला है कि उनको चुपचाप कुछ भी नया नहीं करना है, इसी मौके का फायदा उठाना है। जिस तरीके से बेहतरीन परफॉर्मेंस की, एक कहते हैं होश में रह के परफॉर्म करना, थोड़ा सा बहुत ज्यादा हवा में नहीं उड़ना है कि आप 1-0 से आगे हैं सीरीज में तो आप कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर ले, टेक इट एज अ नॉर्मल टेस्ट मैच। और अगर बिल्कुल कुदरत का निजाम हर बार पाकिस्तान के साथ नहीं जाएगा, हो सकता है इस बार बारिश की वजह से कुदरत का निजाम पाकिस्तान के अगेंस्ट चला जाए और अगर ऐसा होता है तो बांग्लादेश का वैसे भी फायदा है। तो बांग्लादेश के लिए सर कह सकते हैं कि 5 उंगलियां घी में है, बस बेसिक क्रिकेट खेलने की जरूरत है। बिल्कुल, और उन बिंदुओं पर ध्यान देने की जरूरत है जिस पर ध्यान देकर पहला टेस्ट मैच जीता गया है, यानी अच्छी बल्लेबाजी, अनुशासित गेंदबाजी, और जब भी विरोधी टीम कमजोर दिखाई दे उस पर्टिकुलर पॉइंट पर ना मैच को ग्रैब करने की जो ताकत होती है ना वो दिखानी होती है। जिस तरह से पहली पारी में पाकिस्तान ने 450 के आसपास रन बनाए, लेकिन दूसरी पारी में जैसे ही बांग्लादेश की टीम के गेंदबाजों ने थोड़ी सी नकेल कसी, आपने देखा क्या हुआ, 150 के पहले पूरी टीम पवेलियन से लौट चुकी थी। तो इसलिए बांग्लादेश को कुछ, जैसा अभी आयुष भी कह रहे थे, कुछ खास नहीं करना है, करना सिर्फ इतना है कि बेसिक बातों को ना, विरोधी टीम के 20 विकेट आपको लेने ही लेने हैं अगर आपको टेस्ट मैच जीतना है तो, और अच्छी बल्लेबाजी करनी है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है, उस मोमेंटम को बना के रखना है जो पिछले मैच से बांग्लादेश ने बनाया है। बाकी काम पाकिस्तान खुद ही कर देगा, गलतियां वो खुद ही कर देंगे, आपको बस उनका इंतजार करना है। वो वही वाली बात है, इसमें कोई जो, अच्छा आप उस दिन थे, कौन था शो में जब बता रहा था कि केले का छिलका पड़ा हुआ है? मैं था। हाँ आप ही थे ना, केले का छिलका पड़ा हुआ है तो फिसल के गिर जाए, लेकिन कुछ लोग होते कहते हैं छिलका पड़ा हुआ है अब तो इस पर फिसलना ही पड़ेगा। तो पाकिस्तान की टीम उस छिलके पे फिसले की जरूरत है आपको, यानी बांग्लादेश की टीम को सिर्फ इंतजार करना है। चलिए अब आते हैं, टीम में टेंशन है, अभी थोड़ा सा टीजर दिया आयुष ने कि कंधे पे हाथ रखा, हटा दिया, जो जिस गेंदबाज को अभी तक लगातार नंबर 1 बताया जा रहा था उसको प्लेइंग 11 से ही बाहर कर दिया। क्यों? क्योंकि उस पर अब उस फैसले पर हैरानी हो रही है। मतलब अभी ये यकीन कर पाना मुश्किल है, हो गए कई घंटे हो गए इस बात का ऐलान हुए कि 12 खिलाड़ी जो अनाउंस किए पाकिस्तान ने दूसरे टेस्ट मैच के लिए, उसमें शाहीन शाह अफरीदी का नाम नहीं है। लेकिन क्यों नहीं है, इस पर हैरानी की बात है। अब आते हैं, पहले परफॉर्मेंस से बात कर लेते हैं। परफॉर्मेंस जो उनकी रही पिछले टेस्ट मैच में वो ऐसी थी कि मतलब आप समझ लीजिए कि आपके सामने एक आपको बताया जाता है कि आप वर्ल्ड के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज हैं और आपके सामने बांग्लादेश की टीम 225 रन पे 5 विकेट से लेके और 550 से ऊपर चले जाती है और आप कुछ कर नहीं पाते हैं। 2 विकेट आप लेते हैं और वो भी निचले क्रम के बल्लेबाजों को। तो अगर किसी भी टीम का जो नंबर 1 गेंदबाज है, जो सबसे बड़ा विकेट टेकिंग एबिलिटी जिसके अंदर होनी चाहिए, वो निचले क्रम के 2 बल्लेबाजों को आउट कर रहा है, तो फिर उस परफॉर्मेंस पर सवाल उठेंगे। वो सवाल उठे भी हैं। उसके अलावा जो फैसला है उसको लेकर जो चर्चा हुई है उससे बहुत सारी चीजें निकल कर आ रही हैं। कोच ने भी कहा है कि वो, मतलब कोच यानी जेसन गिलेस्पी ने, जो खुद भी एक गेंदबाज रहे हैं, उनका ये कहना है कि उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी से इस बारे में बात भी की है। अब ये सब क्या है, क्या बात की है, कैसी बात की है, ये भी आपको बताएंगे शो में। लेकिन पहले जरा आयुष से पूछ लेते हैं। आयुष, मुझे तो हैरानी होती है और अभी भी हैरानी होती है कि आप इसको ऐसे बताइए, क्या जैसे लगता है अगर पहले टेस्ट मैच में जाएं, कामरान अकमल ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, जो विकेट कीपर हैं वहां के रहे हैं पहले, कि भाई ठीक है जेसन गिलेस्पी हैं हमारे कोच, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम में कोई टेस्ट मैच बता दें जब नाथन लायन ना खेलें, या भारत का कोई टेस्ट मैच बता दें जब आर अश्विन या रविंद्र जडेजा ना खेलें। तो वैसे ही कोई ऐसा मैच मुझे नहीं याद आता कि जसप्रीत बुमराह टीम में रहे हों, फिट रहे हों
और उनको बाहर कर दिया जाए 12 में से। और सर ये गलती दोबारा कर रहा है पाकिस्तान, क्योंकि पिछले मैच में जहां एक तरफ ये बोला गया कि भाई बिल्कुल वही वाली बात की, जसन गिलेस्पी ने बोला कि भाई कामरान अकमल ने इनफैक्ट बोला कि क्या आप बिना स्पिनर के इंडियन सब कॉन्टिनेंट में खेलेंगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अब जब आपको पता है रावलपिंडी की विकेट कैसी होने वाली है, स्टार्टिंग में बिल्कुल घास अभी भी रखी गई है विकेट पे, थोड़ा सा उस तरीके का माहौल है, आपको नई गेंद से आपको विकेट दिला सकते हैं। आपके अभी भी जितने गेंदबाज है उसमें टॉप नहीं, लेकिन नसीम शाह को मैं इस समय टॉप पे रखूंगा, लेकिन फिर भी टॉप 2 में जरूर आते हैं शाहीन शाह अफरीदी। ठीक है पिछला मुकाबला खराब गया, लेकिन वो आपके मैच विनर रहे हैं, पिछले कुछ मैचों में रहे हैं, नो डाउट। आप मुकाबला जीते हारे, लेकिन अगर आपने जब भी अच्छी गेंदबाजी की है, शाहीन शाह अफरीदी ने बेहतर गेंदबाजी की है, तभी पाकिस्तान की गेंदबाजी ओवरऑल एक बेहतर गेंदबाजी यूनिट नजर आई है। और यही गलती पाकिस्तान दोबारा कर रहा है। पिछले मैच में अबरार अहमद को आपने एकदम से बोल दिया कि भैया जाइए टीम से बाहर, डोमेस्टिक खेलिए, और अचानक 5 दिन में टेस्ट मैच खत्म होता है और उसके बाद आपको लगता है कि नहीं अबरार अब एक काम करिए, आप वापस आ जाइए डोमेस्टिक से और वापस आ जाइए प्लेइंग 12 में। कहीं ना कहीं ये सारी गलती पाकिस्तान दोबारा कर रहा है। युवा गेंदबाजों को मौका देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब जब सर सीरीज हार का खतरा आप पे लगा हुआ है, आपको ये मैच एनी हाउ जीतना ही जीतना है, 1-0 से आप सीरीज में पीछे चल रहे हैं, तो यू ऑलवेज गो फॉर योर बेस्ट मैच विनर्स। आप ये नहीं देखते हैं कि कौन क्या कर सकता है। ऐसी क्रंच सिचुएशन में जब प्रेशर थोड़ा और ज्यादा होगा, शाहीन शाह अफरीदी प्रेशर में परफॉर्म कर चुके हैं सर इसके पहले, ठीक है हाल फिलहाल का फॉर्म उतना बेहतर नहीं है, लेकिन जब विकेट भी आप देख रहे हैं कि नई विकेट पे थोड़ी हरी घास रहेगी और आपकी अगर पहले गेंदबाजी आ जाती है, आप उस चीज को यूटिलाइज करना चाहेंगे, स्टार्टिंग से ही प्रेशर बिल्ड करना चाहेंगे सामने वाली टीम पे। और यहां पे मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने सर एक बार फिर से ट्रिक को मिस कर दिया है। शाहीन शाह अफरीदी को बाहर निकालना ये समझ से दोबारा परे है। अबरार अहमद को वापस लाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी को वापस बाहर निकाल देना ये अगेन वही पहले टेस्ट मैच की गलती है, और पाकिस्तान इस गलती से सीख नहीं रहा है, तो मुझे लगता है कि रिजल्ट पे भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल आयुष, और वो कहते हैं ना कि खिलाड़ी जो है वो मैदान में उतरता है तो अपनी एबिलिटीज के साथ साथ, यानी अपनी काबिलियत के साथ साथ अपने आत्मविश्वास से भी खेलता है। उसको पता होता है कि हाँ उसकी क्या ताकत है और वो अपनी ताकत पर भरोसा करता है। आप 1983 का वर्ल्ड कप याद कीजिए, तमाम लोगों ने फिल्म देखी है, आपने भी देखी ही होगी, जब मदन लाल जाकर कपिल देव से कहते हैं कि मुझे गेंद दे दे, मैं विवियन रिचर्ड्स को आउट कर दूंगा, जबकि चौके पे चौका पड़ रहा है विवियन मदन लाल को, तो वो आत्मविश्वास होता है। वही अगर आत्मविश्वास आप तोड़ दें ना, तो वो खिलाड़ी टूट जाता है, फिर वो चाहे कितना भी बड़ा खिलाड़ी हो। पहले आपने गलती की, अबरार अहमद का वो आत्मविश्वास तोड़ा कि आपने कह दिया जाइए जी आप आराम करिए, बढ़िया डोमेस्टिक खेलिए, उनको वापस ले आए। तो शाहीन शाह, किसी से कोई बैर है, किसी से कोई फेवर है, वो तो बात की बात है, लेकिन ये प्रोफेशनलिज्म नहीं है कि आप एक टीम का स्क्वाड चुनने के बाद एक बड़े खिलाड़ी को इस तरह से रिलीज कर दें जो आपके हिसाब से कुछ घंटे पहले तक कंट्री का सबसे तेज गेंदबाज और सबसे खतरनाक गेंदबाज था। चलिए क्या कहा है जेसन गिलेस्पी ने, ये भी आपको बताते हैं। उनका बयान एक आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारी शाहीन से अच्छी बातचीत हुई है, मतलब वो शाहीन शाह अफरीदी को जो 12 खिलाड़ियों की लिस्ट से बाहर किया गया उसको लेकर जो वो बयान दे रहे हैं, उसमें उन्होंने क्या कहा है, हमारी शाहीन से अच्छी बातचीत हुई है और वो इस फैसले के पीछे की वजह को समझते हैं। शाहीन को हमने कुछ फीडबैक दिया है, शाहीन कुछ चीजों पर काम कर रहे हैं और वो अपनी गेंदबाजी को और धारदार बनाने की प्रक्रिया में है। बचपन से यही सुनते आए, मतलब जब से क्रिकेट कवर कर रहे हैं या खेल रहे थे थोड़ा बहुत जो भी खेला, कि आपको गलतियां सुधारनी है तो आपको मैदान में रहकर वो गलतियां सुधारनी होंगी। चलिए आपने कहा साहब हमने रिलीज कर दिया, तो क्या अब शाहीन शाह अफरीदी वो गलतियां, मतलब जो भी ये धारदार करने की प्रक्रिया है वो कहां करेंगे? एनसीए जाएंगे वहां के, या कोई डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेलेंगे? बात समझ में नहीं आ रही। और आखिर ऐसा जेसन गिलेस्पी को पाकिस्तान की टीम से जुड़े हुए जुम्मा दिन कितने हुए जो उन्होंने पकड़ लिया कि क्या गलतियां हैं और कहां पर हैं? ये कहानी मुझे बहुत मतलब मनगढ़ंत किस्म की लग रही है। आपको कुछ कहना हो तो बताइए। सर मैं 100% बता सकता हूं, पाकिस्तान क्रिकेट को हाल फिलहाल में जितना हमने देखा है, उनसे बातचीत जरूर हुई होगी, उनको बताया भी गया होगा, एक हिंट जरूर दिया गया होगा, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने उसके बाद अभी तक कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं दिया है। मुझे नहीं लगता है कि वो इस फैसले से बिल्कुल भी खुश होंगे। और सर एक और बात गारंटी लिख के ले लीजिए, ना ये डोमेस्टिक खेलेंगे इस दौरान, इस टेस्ट मैच के दौरान, और ना कहीं भी एनसीए में जाके प्रैक्टिस करेंगे। ये आराम से बस रेस्ट करने वाले हैं और कुछ भी नहीं, और अंदर अंदर गालियां जरूर देने वाले हैं टीम सिलेक्शन को, क्योंकि जिस तरीके से कोई भी खिलाड़ी, कोई भी गेंदबाज अनलेस एंड अनटिल वो चोटिल है, नहीं चाहता है कि उसको रेस्ट चाहिए। अगर आपने बहुत ज्यादा आपने काम धाम किया हो, बहुत सारा वर्कलोड मैनेजमेंट की जो हम बात आजकल करते हैं, ऐसा भी नहीं है। उनके पीछे कोई बहुत बड़ी ऐसी सीरीज नहीं है जो लगातार वो खेल के आ रहे हो, बहुत थके हुए हो। और सर
शाहीन शाह अफरीदी के साथ तो जो गलत हुआ वो हुआ। अब चलिए ठीक है, वो टीम से बाहर है, लेकिन फिलहाल टीम का जो एम है वो मुकाबला जीतना है। मेरा एक सवाल सर आपसे होगा, अबरार अहमद जिसको आपने इस बार प्लेइंग 12 में रख दिया, चलिए वो आते हैं गेंदबाजी भी करेंगे, लेकिन सर क्या वो उस मैच विनर वाले थॉट प्रोसेस के साथ खेल पाएंगे जिनको एक मैच पहले ही आपने ये बोल के बाहर कर दिया कि जाइए अब डोमेस्टिक खेलिए साहब, आपकी जगह नहीं बनती है, हरी घास वाली विकेट हमने बना दी, आपकी टीम में कोई जगह नहीं है। पहले आप कॉन्फिडेंस 5 दिन पहले ही आपने उनको भगा दिया टीम से, और अब जब दूसरा टेस्ट मैच है आपको लगता है कि उनकी जरूरत है, आप उनको बुलाते हैं, लेकिन क्या वो उस माइंडसेट के साथ गेंदबाजी कर पाएंगे? क्या एज अ मैच विनर वो इस मैच में उतर पाएंगे पाकिस्तान के लिए? बहुत मुश्किल होगा। कर सकते हैं वो, ऐसा नहीं है। देखिए इंटरनेशनल खिलाड़ी जो होता है उसके साथ इस तरह के अप्स एंड डाउन्स होते हैं। भारत में भी आप देखिए, लेकिन काफी युवा है। हाँ बिल्कुल, इसीलिए मैं भी आ रहा हूं उस पॉइंट पे। कुलदीप यादव का देखिए एक समय ऐसा आया कि वो आईपीएल में प्लेइंग 11 में नहीं खेल पा रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने आत्मविश्वास को बनाए रखा। तो ऐसा नहीं कि असंभव है, मतलब अगर सिर्फ स्पिनर अबरार अहमद की बात की जाए वो परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही अनएक्सेप्शनल किस्म की उनकी थॉट प्रोसेस होनी चाहिए, क्योंकि युवा है, पहली चीज। दूसरी चीज जो आपने पॉइंट आउट किया कि उनको आपने कुछ घंटे पहले कह दिया कि नहीं साहब आप जाइए डोमेस्टिक खेलिए, फिर दूसरे टेस्ट मैच के पहले आप उनको लेकर चले आए। अब 1 ओवर 2 ओवर 3 ओवर जब वो विकेट लेस जाएंगे ना, मतलब या तो ऐसा हो कि उनकी किस्मत बहुत अच्छी है, पहला ओवर लेकर आए और पहले ही ओवर में उनको एक विकेट मिल जाए, हाँ तब तो फिर कोई बात नहीं, जब तो सब कुछ उसको जिसको कहते हैं ना भूल जाओ आगे बढ़ो, क्योंकि विकेट मिल चुका है। लेकिन अगर पहले 5-6 ओवर में विकेट नहीं मिला तो फिर आप यकीन मानिए कि फिर उनके लिए जो है ना वो पूरा का पूरा जो टेस्ट मैच एक काल की तरह हो जाएगा। इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं, कई बार मैंने ये देखा है, आप एक क्रिकेट मैच खेल रहे हैं और मान लेते हैं फाइन लेग पे थे आप, और आपके पास फाइन लेग पे बहुत कमी गेंद आती है, मतलब बहुत कोई ऐसा इंपॉर्टेंट फील्डिंग पोजीशन नहीं माना जाता अगर ओवरऑल बात की कंपैरिजन में देखें तो। वहां पे कैच आता है, आपसे कैच छूट जाता है। उस दिन ऐसी किस्मत होती है कि फाइन लेग पे 4 कैच और आते हैं उस दिन। जिस दिन कैच आपसे छूटेगा ना, जब आप थोड़ा सा आत्मविश्वास आपका डगमगाया हुआ हो, तो क्रिकेट का खेल या कोई भी खेल आपका और ज्यादा इम्तिहान लेता है और आपको ये बार बार समझाता है, बताता है। यही खेल की खूबी भी होती है कि हो चैंपियन तो आओ लड़ो मुझसे, लेकर दिखाओ दूसरा कैच। गलती होना बड़ी बात नहीं है, किसी भी खेल में किसी भी बड़े से बड़े खिलाड़ी से गलती होती है। सारा खेल तो इसका है कि वो गलती को दोहराता है या नहीं दोहराता है। आपसे एक कैच छूटा, आप अगला कैच लीजिए, करिश्माई देखिए, फिर आपका आत्मविश्वास लौट आएगा। लेकिन वो आपको लड़ना पड़ता है और खेल यही लड़ना सिखाता है। तो इसलिए अबरार अहमद के लिए शायद जो फीलिंग है हम लोग के मन में वो यही हो सकता है कि वो उनको अगर शुरुआती सफलता मिले ना मिले, उनको वही करना है जो वो करते आए हैं, जिसकी वजह से उनको वापस बुलाया गया है कि आओ भैया आप जरा कुछ, हमारी इज्जत जो है वो दांव पर लगी हुई है, उसमें कुछ देखो क्या हो सकता है। अब आते हैं जरा, ये तो दांव पर जो लगा हुआ है दांव पर। अच्छा एक चीज और है, शाहीन शाह अफरीदी को जो आपने कहा ना कि आप कंफर्म है कि वो कोई मैच नहीं खेलेंगे, वो कोई प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वो घर पे रहेंगे, इसकी एक वजह और भी है। वो अभी हाल ही में पिता बने, हो सकता है कि वो चाहते भी रहे हों कि उनको ये छुट्टी मिल जाए और वो अपना थोड़ा सा वक्त, बड़ा देखिए बहुत प्रेशियस समय होता है, बड़ा मूल्यवान समय होता है, आपके एक नवजात बच्चे के साथ थोड़ा वक्त बिता लें, वरना फिर आप आ जाएंगे टीम में तो फिर आपको ट्रैवल करना है, यहां जाना है, वहां जाना है, समय मिलता नहीं है। तो एक वजह ये भी हो सकती है, हालांकि जो अब मैं बताने जा रहा हूं उसके बाद लगता है कि शायद ये वजह नहीं रही होगी, और बताने में ये जा रहा हूं कि एक वीडियो वायरल हो रहा है और उस वीडियो में वो बात है जो आयुष थोड़ी देर पहले कह रहे थे, जिससे लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी और शान मसूद में जो रिश्ते हैं वो थोड़े गड़बड़ हुए हैं। वो खराब रिश्तों की खबर पाकिस्तान के मीडिया में भी है और ऐसा कहा जा रहा है कि पहले टेस्ट मैच के दौरान कप्तान और शाहीन शाह अफरीदी के बीच थोड़ी सी झड़प हुई, बहस हुई। और जो टीम हडल होता है, जैसे आप देखते हैं टीम जब ग्राउंड में जाती है तो सभी खिलाड़ी आपस में एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर एक गोला बनाते हैं, हडल बनाते हैं, और उसमें फिर स्ट्रैटेजी, कप्तान कुछ बोलता है 20 सेकंड 30 सेकंड, वो एक मोटिवेशनल बात होती है, वो खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाता है। वो कहता है कि भाई आओ, हम ठीक है पीछे लगे हुए हैं लेकिन हम आगे जा सकते हैं, हमें अच्छा खेलना है, या जैसे भी मैच की सिचुएशन हो उस हिसाब से कुछ कहता है। वो जो वीडियो है जिसका जिक्र अभी आयुष भी कर रहे थे, तो उस वीडियो में क्या होता है जो कोई भी देख सकता है जाकर, उस वीडियो में शान मसूद जो है वो शाहीन शाह अफरीदी के कंधे पर हाथ रखते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद शाहीन शाह अफरीदी का हाथ जो है आता है और उनके कंधे से, अपने कंधे से उस हाथ को वो हटा देते हैं। अब क्रिकेट आप जानते हैं ग्लैमर का खेल है, तो इसलिए इसमें कुछ भी थोड़ा सा भी अनएक्सपेक्टेड दिखता है तो उस पर खबरें बनती हैं, उस पर चर्चाएं होती हैं, और इसीलिए वो चर्चा पाकिस्तान में भी बहुत गर्म है कि क्यों आखिर वो हाथ उन्होंने हटा दिया। आप भी जब से क्रिकेट देख रहे हैं आयुष, आपने भी देखा होगा, और खिलाड़ियों के बीच कड़वाहट या अच्छे रिश्ते ना होने की खबरें बहुत आम हैं। मतलब दुनिया की शायद ही कोई ऐसी टीम हो जहां आप कहते हैं कि 11 के 11 खिलाड़ी ना वो बिल्कुल एक पेज पर हैं। कुछ थोड़ा बहुत 19-20 होता रहता है, थोड़ी बहुत खटर पटर होती है, वो जो हमारे यहाँ कहावत है कि किचन में इतने सारे बर्तन है, थोड़ी खटर पटर होगी। लेकिन हडल जब बनाती है टीम, जब वो ग्राउंड के अंदर जाती है
तो सारी चीजें बाहर हो जाती हैं। आप भारतीय टीम का एग्जाम्पल ले लीजिए, लाख कहते रहिए कि इसकी उससे नहीं बनती, उसकी उससे नहीं बनती, लेकिन जब ग्राउंड के अंदर चले गए तो फिर सबको पता है कि अब हमारा कॉमन एम जो है वो है इस मैच में जीत हासिल करना, और जीत के लिए हम 11 खिलाड़ी जो पसीना बहाने जा रहे हैं, हमारा एकजुट एक पेज पर होना बहुत जरूरी है। तो हडल में आपको कभी नहीं दिखाई देगा, बल्कि हडल में हो सकता है जो एक दूसरे के जानलेवा दुश्मन होना, वो भी अगर टीम में तो बड़े अच्छे से मिलते हैं और बात करते हैं। यही प्रोफेशनलिज्म है। एब्सोल्युटली। जिस तरह से उन्होंने हाथ हटाया है, मैं तो उसके मायने यही देखता हूं कि वो अनबन तो कहीं ना कहीं है। वो ऐसा नहीं कि उन्होंने बस ऐसे कैजुअल से हटा दिया, वो हटाया, वो अप्रत्याशित लगा मुझे। आपको क्या लगा? सर बिल्कुल वही जो आपको लगा, बात सही है। पूरी दुनिया ने वो क्लिप देखी है। बात यही है कि ड्रेसिंग रूम के अंदर शायद ये चीजें अगर छुप जाती, होता है कई बार कि लोगों की नहीं बनती है, लोग एक दूसरे पर रिएक्शन अपना देते हैं, लेकिन वो चीजें पब्लिकली वायरल नहीं होती। और जब पब्लिकली वायरल हो जाती हैं तो आपको पता है सोशल मीडिया का जमाना है, किस तरीके से चीजें वायरल हो सकती हैं। दुनिया ने वो क्लिप देख ली है और अब सबको पता है कि कहीं ना कहीं शाहीन शाह अफरीदी के जो शान मसूद के साथ रिश्ते हैं वो ठीक नहीं है। एज ऑफ नाउ तो ठीक नहीं है। और अब सर ऑब्वियसली इस मुकाबले में जब वो शाहीन शाह अफरीदी बाहर हो जाते हैं तो अब कयास लगने शुरू हो जाएंगे। अब एक तरीके से अगर वो खटास, मैं कहता हूं सर 10% भी थी, और सोशल मीडिया में जब लोगों ने वो क्लिप देखी है और अब जब शाहीन शाह अफरीदी इस मुकाबले से बाहर हो गए तो अब वो कयास लगने शुरू होंगे कि भाई इसी वजह से आपको बाहर किया गया है, कप्तान के साथ आपके रिश्ते खराब हैं। अब वो जो 10% था ना, वो सर लोगों के प्रेशर में, सोशल मीडिया के प्रेशर में बढ़ते 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 50-60% तक जा सकती है चीजें। वो रिफ्ट जो है दोनों खिलाड़ियों के बीच में वो और बढ़ सकती है। और पाकिस्तान क्रिकेट में हमने देखा है सर कि पाकिस्तान क्रिकेट सोशल मीडिया से रूल होता है कहीं ना कहीं। सोशल मीडिया पे किसकी ज्यादा पॉपुलैरिटी है, कौन ज्यादा पॉपुलर है, किसकी ज्यादा क्लिप वायरल हो रही है, किसके लिए ज्यादा हैशटैग्स बन रहे हैं, ये सारी चीजें देखी जाती हैं पाकिस्तान क्रिकेट में। आप कितना भी बोल लीजिए कि एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर हम सोशल मीडिया से दूर रहते हैं, शायद देश के कहीं और के किसी और देश के खिलाड़ी ऐसा करते हो, लेकिन पाकिस्तान में नो डाउट सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है इस चीज को बिल्कुल नोटिस किया जाता है। बीच में वही शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम जो स्टार्टिंग डेज में इतने अच्छे दोस्त हुआ करते थे, अचानक से उनके बीच में रिफ्ट आ जाती है। क्यों? क्योंकि यही कप्तानी का मसला होता है कि भाई कौन कप्तान बन सकता है टीम का, अगला कौन नहीं। और अब उसी चीज से आगे जब शान मसूद को कप्तान बनाया गया है तो उनके साथ शाहीन शाह अफरीदी के ये जो रिश्ते हैं ये खराब हैं, और सोशल मीडिया की वजह से इस रिश्ते में और दरार आएगी। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान ड्रेसिंग रूम के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। हमने ज्यादा नहीं 2023 वर्ल्ड कप में देखा और खबरें बहुत सारी आई सर कि रोहित वर्सेस कोहली, रोहित के फैंस, कोहली के फैंस, ये वो, लेकिन दोनों खिलाड़ियों में जो कमराडरी है, जिस तरीके का रिस्पेक्ट एक दूसरे को शो करते हैं, ग्राउंड पे कभी ऐसा नहीं लगा। कयास केवल आप लगाते रहिए, आपको जितने लगाने हैं, लेकिन 2023 वर्ल्ड कप में हमने देखा कि पूरी टीम, जो आप हडल की बात कर रहे हैं, किस तरीके से एक यूनिट की तरह काम की। वो टेस्ट मैच याद आया था सर इंग्लैंड में, जहां पे 60 ओवर बचे थे। विराट कोहली का वो इतना पॉपुलर स्पीच है, लोगों को याद है अच्छे से कि उन्होंने बोला कि 60 ओवर्स तक दे शुड फील लाइक हेल, और हमें बिल्कुल भी कोई हंसता हुआ नहीं दिखेगा मुझे ग्राउंड पे। और वो होता है और तब रिजल्ट आते हैं सर इस तरीके के। 60 ओवर में इंग्लैंड जैसी टीम को इंग्लैंड के घर में ऑल आउट करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन टीम इंडिया ने कर दिखाया। क्यों? क्योंकि 11 खिलाड़ी वहां पे एकजुट होकर खेल रहे थे, और वही चीज पाकिस्तान में लैक कर रही है। शायद अगर आज एक विराट कोहली जैसा कैरेक्टर पाकिस्तान की टीम में होता और शायद ये चीजें हडल में बोल पाता कि भैया हमारा होम ग्राउंड है, हमारी क्राउड है, हम अपने घर में टेस्ट मैच खेल रहे हैं, हम इनसे बेहतर टीम है रैंकिंग वाइज, हर तरीके से कैलिबर वाइज, और अगर हम चाहें तो ये टेस्ट मैच पहले मिनट से एकदम सीरियस होकर खेलेंगे, इस मुकाबले को जीतेंगे, सीरीज हार का खतरा टाल देंगे। लेकिन शायद वहां पे ना कोई इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, और ऊपर से इस तरीके की जो क्लिप्स वायरल होती हैं सर कि कंधे से हाथ हटा दिया, खिलाड़ियों में रिफ्ट है, गुट बने हुए हैं, ये चीजें पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत कमजोर कर रही हैं। बिल्कुल, लेकिन विराट से बेहतर खिलाड़ी है उनके पास। विराट नहीं है, विराट से बेहतर है, बस तथाकथित तौर पे, उनके हिसाब से तथाकथित तौर पे है। वो जो बाबर आजम है वो साल में 3-4 बार रन बनाते हैं जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल जैसी टीमों के खिलाफ। तो फिर पाकिस्तान में यही चर्चा हो जाती है कि ये विराट कोहली से बड़ा बैट्समैन है, इस बैट्समैन का जो स्टेचर है वो विराट कोहली से ज्यादा है। तो विराट कोहली नहीं है, लेकिन विराट कोहली से बेहतर है, बस वो तथाकथित तौर पर। कुछ दिन पहले तो सर इन लोगों ने पहले विराट तक सीमित थे, कुछ दिन पहले लोग सचिन तेंदुलकर से कंपेयर करने लगे। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब यही है, तुलना मतलब करनी भी नहीं चाहिए। आपने रोहित और विराट का एग्जाम्पल दिया, एक बहुत छोटी सी बात है, 2023 का वर्ल्ड कप जब हारते हैं फाइनल में, और अगर विराट और रोहित में नहीं बनती है, अगर भाई तथाकथित तौर पे, तो फिर रोहित शर्मा बेवकूफ नहीं थे कि उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे 2024 में अगर आप मुझे कप्तान बना रहे हैं तो मुझे विराट कोहली चाहिए। बिल्कुल, रोहित शर्मा का दिमाग नहीं खराब था कि पूरे टूर्नामेंट में ना उन्होंने उस विराट कोहली से ओपन करा दिया। और
रन ना बनने के बावजूद करा दिया, तब जबकि एक स्पेशलिस्ट ओपनर आपके पास टीम में था। बिल्कुल यही भरोसा होता है। यही बात थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि होगी, मैं नहीं कह रहा हूं लड़ाई नहीं है, मैं कहता हूं है बहुत लड़ाई है जी। विराट कोहली और रोहित शर्मा में बहुत लड़ाई है, मान लिया, लेकिन मैदान के भीतर जब आप घुसेंगे तो फिर हम सबसे पहले इस टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम सबसे पहले इस टीम के दो सबसे सीनियर मोस्ट प्लेयर हैं, हम दो सबसे जिम्मेदार खिलाड़ी हैं, इसलिए वो जो भी रिफ्ट है या नहीं है वो गया तेल लेने, आइए खेलें, जीत के लिए खेलें। ये होता है प्रोफेशनलिज्म और यही करती है टीम। चलिए खैर, अबरार अहमद पर हम लगातार बात कर रहे हैं, उनके लाने की एक वजह और भी है। हुआ क्या कि वो जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पॉइंट्स टेबल में थोड़ा मजबूत होने के लिए चाल चली गई थी, वो चाल पड़ गई उल्टी। क्यों? क्योंकि जब 4 फास्ट बॉलर्स खिला लिए गए तो वो ओवर रेट जो है वो हो गया गड़बड़। ओवर रेट गड़बड़ हो गया तो क्या हुआ कि आईसीसी ने फाइन लगा दिया, पॉइंट्स भी कम कर दिए। तो मतलब एक तो ऐसे ही बड़ी बुरी स्थिति थी, उसमें और बुरी स्थिति हो गई। तो अबरार अहमद के आने से हो सकता है कि वो भी एक फायदा हो कि थोड़ा सा स्पिनर है तो फटाफट ओवर निकालेंगे। और ये बात ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं कह रहा हूं, जेसन गिलेस्पी ने बाकायदा इस मुद्दे को पॉइंट आउट किया। उन्होंने कहा कि क्यों आखिर हमारा जो बॉलिंग का, हमारी रफ्तार जो है, जो हम टाइम ले रहे हैं बहुत ज़्यादा, उससे क्या नुकसान होते हैं, इस पर भी उन्होंने बयान दिया है। वो आपको बयान दिखाते हैं और फिर बताते हैं कि आखिर ओवर रेट का मसला है क्या। ओवर रेट को लेकर फैसला लेना हम पसंद ही नहीं करते हैं। पहले टेस्ट में हमारा ओवर रेट खराब था, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है, हमें सुधार की जरूरत है। ओवर जल्दी करने होंगे। हमारी विरोधी टीम को मैच के दौरान थोड़ी थोड़ी देर पर ग्लव्स और पानी मंगाने की आदत है, इस पर हमारा नियंत्रण नहीं है, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। हमारा नियंत्रण अपनी ऊर्जा को बचाए रखने पर है और ओवरों को जल्दी से जल्दी खत्म करने पर है। एक ये तो कम से कम हो जाएगा। अबरार अहमद आते हैं तो वो कम से कम जो ओवर रेट की समस्या थी वो थोड़ी ठीक हो जाएगी, क्योंकि वो फटाफट ओवर फेंक सकते हैं। स्पिनर है, आधा टाइम लगता है एक तेज गेंदबाज को एक ओवर करने में जितना समय लगता है उससे आधा टाइम लगता है एक स्पिनर को। और सर रविंद्र जडेजा हो तो 1/4 लगता है, खैर वो तो 1.5 मिनट में पूरा ओवर ही खत्म कर देते हैं अपना। लेकिन हाँ ठीक है, अबरार अहमद के आने से सर बिल्कुल टैक्टिकल चेंज है। एक तो स्पिन गेंदबाज है जो विकेट पे ज्यादा बेहतर कर सकता है, बांग्लादेश के खिलाड़ियों को परेशान कर सकता है। हमने देखा बांग्लादेश के स्पिनर्स ने पाकिस्तान की टीम के साथ सेकंड इनिंग में क्या किया। हो सकता है फर्स्ट इनिंग में उतने कारगर साबित ना हो, लेकिन सेकंड इनिंग में प्रॉपर विकेट टेकर के तौर पर खेलेंगे अबरार अहमद। दूसरी चीज यही पॉइंट सर कि अगर आप लंबे स्पेल्स फेंकते हैं, यानी कि मान लीजिए पहली पारी में ज्यादा यूजुअली टीमें लंबा बैटिंग करती हैं, मान के चलते हैं कि आप 100 ओवर तक की गेंदबाजी करते हैं, तो 100 ओवर लगातार केवल तेज गेंदबाजों से कराएंगे, उसमें जितना टाइम लगेगा बिल्कुल उसमें जरूर कुछ ना कुछ 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट का टाइम आप कम कर सकते हैं अगर आप स्पिनर से उसमें से 20 25 30 ओवर निकलवा देते हैं। तो कहीं ना कहीं स्पिनर्स, और पाकिस्तान में हमने देखा है सर स्पिनर जाते हैं 50-50 ओवर के स्पेल्स करके आते हैं वहां पे, क्योंकि इस तरीके की बैटिंग ट्रैक्स होते हैं वहां पे। एक बार रावलपिंडी की विकेट थोड़ी सी पहले कुछ घंटे के बाद फ्लैट हो जाती है बल्लेबाजों के लिए, तो वहां पे कहीं ना कहीं स्पिनर्स आपके रोल में आते हैं। और स्पिनर का टैक्टिकल मूव इसलिए भी है कि स्पिनर जितने देर टाइम बाई कर सकता है, आपको जल्दी जल्दी ओवर खत्म कर सकता है, उतने में तेज गेंदबाज आपके आराम से रेस्ट कर सकते हैं और फिर जब दोबारा सेकंड स्पेल में आएंगे तो कहीं ना कहीं फ्रेश कंधों के साथ और जोर लगा सकते हैं, तो शायद वो फास्ट बॉलर्स भी विकेट लेते नजर आए। तो कहीं ना कहीं अबरार अहमद के आने से सर 2-3 फायदे हैं टीम के। एक तो ओवर रेट की भी बात है, एक वो प्रॉपर विकेट टेकर हैं, तीसरी चीज आपके तेज गेंदबाजों को भी एक अच्छा खासा बूस्ट मिलेगा, रेस्ट करने का टाइम मिलेगा, और इसीलिए ये एक अच्छा मूव है पाकिस्तान की तरफ से। अबरार अहमद को वापस लाया गया है, लेकिन अब वो कितना काम करते हैं, कितनी उनसे गेंदबाजी कराई जाती है, कितना टैक्टिकली शान मसूद उनको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सर एज अ कैप्टन शान मसूद मुझे तो बहुत बेहतर नहीं लगे। अपने डिसीजंस की वजह से जो उनके मूव्स हैं वो मुझे उतने बेहतर नहीं लगे हैं। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस मैच में अबरार अहमद जिनको बुलाया गया है वापस, उनको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इस पे भी नजरें रहेंगी। बिल्कुल आयुष, और शुरुआत तो अच्छी नहीं रही है शान मसूद की बतौर कप्तान, इसमें तो कोई डाउट नहीं। 4 टेस्ट मैच उन्होंने जो खेले, 4 के 4 में उनकी हार हुई है। अब 8 पारियां जो उनकी हैं, वो 8 पारियों में 2 में उन्होंने अर्धशतक लगाया है, बाकी 6 पारियां बहुत ही सामान्य रही हैं। पिछला मैच जो खेली पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश से, जिसमें वो हारी, उसमें उनका कुल जमा 20 रन है। उसके अलावा उनके फैसलों पर सवाल है। आखिर मतलब ठीक है, हम रिवाइंड कर रहे हैं, लेकिन पहले टेस्ट मैच में जब भी इस पाकिस्तान की टेस्ट हिस्ट्री लिखी जाएगी, जो लिखी ही जाती रहती है बीच बीच में एक एक डिकेड के बाद, तो वो ये प्रश्न रहेगा कि आखिर आपने
डिक्लेयर क्यों किया? 450 रन अगर आपके बने थे तो आप क्या मौसम नहीं समझ पाए, आप क्या पिच नहीं समझ पाए, और फिर इतनी जल्दबाजी क्या थी डिक्लेयर करने में? आप अगर वहां पर 450 को 500 550 लेकर गए होते तो शायद 500 प्लस का जो प्रेशर होता है स्कोर बोर्ड पर वो बांग्लादेश की टीम पर होता, और वो प्रेशर 450 पे भी था, लेकिन बांग्लादेश ने बहुत ही प्रोफेशनल क्रिकेट खेल के वहां से उस प्रेशर को ना सिर्फ एब्जॉर्ब किया बल्कि उससे निकले और मैच में जीत हासिल की। सर एक काउंटर सवाल और रहेगा, अगर मान के चलते ये टेस्ट मैच ड्रॉ रहता है या ये मैच हार जाते हैं तो केवल 5 मैच की उनकी कप्तानी रहेगी इस सीरीज के बाद। क्या हम ये भी देख सकते हैं, चूंकि पाकिस्तान क्रिकेट का इतिहास ऐसा रहा है कि ईशान मसूद को टेस्ट की कप्तानी से हटा दिया जाए, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। इसलिए ऐसा हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान के एक बड़े मीडिया कर्मी हैं, अच्छे मित्र भी हैं मेरे, नाम लेकर कोई फायदा नहीं है, उनकी रिपोर्ट मैंने कल पढ़ी भी थी और उन्होंने इसमें यही सारे सवाल जो मैंने बताया कि ये सारे जो पॉइंट्स हैं ना, देखिए होता क्या है, जीत हार इसमें ध्यान रखिएगा, 4 जो टेस्ट मैच शान मसूद ने हारे हैं उसमें से 3 ऑस्ट्रेलिया में हारे और ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही नहीं हारे, ऑस्ट्रेलिया में हारे। वो आप मानकर चलिए कि कोई भी कप्तान होता वो पाकिस्तान का तो वो शायद नतीजा वही होता। बिल्कुल। प्रॉब्लम क्या होती है, जो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे ना, कि आप कितने भी बड़े खिलाड़ी हो आपसे गलती होगी, लेकिन क्या आप गलतियों को सुधार रहे हैं, क्या आप गलतियों को सुधारने का प्रयास करते हुए दिख रहे हैं? शान मसूद के साथ जो दिक्कत आएगी या जो बात उनके नेगेटिव जाएगी कि वो 3 मैच आप हार गए कोई बात नहीं, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ जो आप हार गए, मतलब ये हिस्ट्री में दर्ज हो गया, वो भी घर में पहली बार आप हार गए। और जो फैसले आपने किए, जिसकी बात अभी हम कर भी रहे थे कि आपने कैसे ये जज कर लिया, मैच आधा दिन देर से शुरू हुआ था क्योंकि बारिश हो रही थी पहले टेस्ट मैच में भी, उसके बाद आपने अपने आप को सिक्योर किए बिना, अब अगर आप ये कहते हैं कि हम नतीजे के लिए जा रहे थे इसलिए हमने थोड़ा सा रिस्क लिया, तो भाई साहब वो रिस्क तो ऐसा था कि 5वें दिन कोई बांग्लादेश आखिरी तक नहीं खेल रहा था जीतने के लिए, बिल्कुल शुरुआती समय में ही बांग्लादेश ने जीत लिया था। तो पूरी की पूरी मैच अवेयरनेस जो हम कहते हैं, पूरे के पूरे टेस्ट मैच में एक कप्तान में जो मैच अवेयरनेस होनी चाहिए वो मैच अवेयरनेस मिसिंग दिखाई दी है। और इसलिए भी, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आप जानते हैं कि वहां पर मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह के फैसले लिए जाते हैं। मोहसिन नकवी पर सवाल उठ रहे हैं जो पीसीबी के चेयरमैन हैं, सवाल उठाने वाले लोग कौन हैं, उसमें इमरान खान भी हैं। तो अब निश्चित तौर पर मोहसिन नकवी, और बड़े गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं, आर्थिक घोटाले से लेके पैसे से लेके दिस दैट। तो मोहसिन नकवी भी चाहेंगे कि थोड़ा सा ये जो मेरी तरफ सवाल आ रहे हैं थोड़े से शिफ्ट हो जाएं, तो सबसे पहला काम कर लो कि कप्तान हटा दो। कहने को वही है कि साहब 4 के 4 टेस्ट मैच हार गए, बांग्लादेश से हार गए और इसलिए इनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, लेकिन इन सब चीजों से कुछ होगा नहीं, नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट का है। और फिर मैं आज का शो खत्म करूं, उस नुकसान को मैं जोड़ता हूं जो आप बड़ा पॉइंट आउट करके आपने कहा था कि रावलपिंडी में जो पहला टेस्ट मैच खेला गया वो फ्री था, लेकिन लोग देखने नहीं पहुंचे थे। ये जो सब कुछ होता है ना, उसका सीधा असर यही होता है कि फिर आप दर्शकों का जो भरोसा होता है, दर्शकों का जो प्यार होता है, वो आप खो देते हैं। और उससे बुरी स्थिति किसी भी खेल के लिए नहीं हो सकती है कि आप दर्शकों का भरोसा, दर्शकों का प्यार, वो जो सम्मान है वो मतलब खो दें। दर्शक पैसा ना खर्च हो रहा हो, आपको देखना ही ना चाहें, अगर ऐसा हो जाए तो फिर इससे खराब स्थिति क्या ही होगी। तो बहुत कुछ अभी होना है पाकिस्तान क्रिकेट में, इस टेस्ट मैच में हम आपको अपडेट रखेंगे, हम आपको सब कुछ बताएंगे। और जो पर्दे के पीछे की खबरें, उसमें भी जितनी सत्यता है और जो बातें छन कर आ रही हैं वो भी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बहरहाल इस ब्रॉडकास्ट में इतना ही। स्पोर्ट्स 9 को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे और आयुष को दीजिए इजाजत। आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।